हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है राज्य की उत्पत्ति कैसे हुई। और दूसरा जो हमारा प्रश्न है, क्या भारत एक राज्य है या राष्ट्र है या दोनों है, इस पर चर्चा करना है। और अगला प्रश्न है, राज्य के बारे में चर्चा करना है, राष्ट्र के बारे में चर्चा करना है और देश के बारे में चर्चा करना है। ये तीन महत्वपूर्ण शब्दों पर चर्चा करना है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो राज्य सबसे पहले सीखते हैं। तो राज्य कहाँ से कैसे आया। तो यहाँ पर देखिए बताया जा रहा है कि वेस्टफेलिया की संधि जो कि 1648 ईस्वी में हुई थी। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि 1648 से पहले की जो घटना थी, राज्य का स्वरूप कैसा था, उसके बारे में हमें चर्चा करना है। तो 1618 से 30 वर्षीय युद्ध के उपरांत 30 वर्षीय युद्ध के उपरांत शांति संधि की गई। जब 30 वर्षीय युद्ध समाप्त हुआ तब संधि के रूप में एक शांति संधि की गई। और ये जो वेस्टफेलिया जो है ये जर्मनी का एक क्षेत्र है। वेस्टफेलिया जर्मनी का उत्तर पश्चिम क्षेत्र है। और यहाँ पर जो वहाँ के जो छोटे छोटे राज्य थे, राज्य क्या नगर के रूप में वो विद्यमान रहते थे। पहले के टाइम पर ऐसे ही होता था, जैसे कि आप इतिहास में पढ़ते हैं कबीलों के बारे में, वही घटनाएं होती थी और ये आपस में लड़ा करते थे। लड़ने का जो मूल कारण था वो था इनकी कोई निश्चित सीमा नहीं थी और इनकी कोई निश्चित जनसंख्या नहीं थी और इनकी निश्चित कोई संप्रभुता नहीं थी। संप्रभुता के बारे में आगे भी चर्चा करेंगे और विशेष रूप से प्रस्तावना में चर्चा करेंगे। तो यहाँ पर क्या कहा गया, इनकी निश्चित सीमा नहीं थी और इनकी निश्चित जनसंख्या नहीं थी और इनकी संप्रभुता नहीं थी। तो निश्चित जैसे सीमा की बात आप समझ पा रहे होंगे, लेकिन जनसंख्या के बारे में समझ नहीं पा रहे होंगे कि जैसे आप इतिहास में क्या है, ये चीजें इतिहास से जोड़ के देखी जा रही हैं। तो इतिहास में क्या होता था कि जैसे युद्ध की बात आती थी तो राजा या कबीले का सदस्य जो होता था वो दूर दराज के लोगों को एकत्र करके अपना जो है कि युद्ध आरंभ कर देता था। तो वही स्थिति यहाँ पर थी। इतिहास के माध्यम से इस चीज को आप भली भांति समझ पाए होंगे। तो यहाँ पर क्या हुआ कि वेस्टफेलिया की संधि जो है वो 1648 में हुई थी और उससे पहले की जो घटना है वो 1618 से लेकर 30 वर्षीय युद्ध के उपरांत शांति संधि की गई कि अब हम युद्ध नहीं करेंगे। जो छोटे छोटे राज्य, छोटे छोटे नगर के रूप में देश जिन्हें बाद में दर्जा दिया गया, वो सब आपस में लड़ाई करते हुए परेशान हो गए और कहा कि अब हम इस समस्या का हल खोजना चाहते हैं। तो वह समस्या का हल वेस्टफेलिया की संधि के रूप में सामने आया। तो अब आगे देखते हैं किसके बारे में। तो यहाँ पर वेस्टफेलिया की जो संधि हुई उसमें कुछ महत्वपूर्ण सिद्धांतों को शामिल किया गया। सबसे पहली बात क्षेत्रीयता को, दूसरी बात संप्रभुता को और तीसरी बात निश्चित सीमा की उल्लंघनीयता। जैसे युद्ध के जो कारण थे उन्हीं कारणों को समाधान के रूप में तब्दील कर लिया गया। तो क्षेत्रीयता का क्या मतलब हुआ कि जैसे कि ये ए एरिया हो गया, ये बी एरिया हो गया और सी एरिया। तो मतलब क्या हुआ कि पहले इसका ए नगर है, इसका जो एरिया है वो फिक्स नहीं था। तो सबसे पहले कहा गया कि युद्ध का जो कारण है वो क्षेत्रीयता को लेकर है। हमारा जो क्षेत्रीयता का सिस्टम है कि हम अपना दायरा पहले सीमित करने की कोशिश करें। और दूसरी बात संप्रभुता को लेकर हुई। संप्रभुता का मतलब यह हुआ कि अगर इस एरिया में जो सरकार है वही शासन करेगी और उसका जो वहां पर जो जनसंख्या होगी उसके द्वारा जो नियम कानून लागू किए जाएंगे उसको वह मानेगी। और दूसरा कोई राज्य जैसे कि बी ए के क्षेत्र में हस्तक्षेप नहीं करेगा या बी सी के क्षेत्र में या सी बी के क्षेत्र में हस्तक्षेप नहीं करेगा। अर्थात ए अथवा बी या सी ये सभी स्वयं निर्णय लेने के लिए अपना काम करेंगे। और तीसरी बात उल्लंघनीयता कि अगर अब सीमा निर्धारित कर दी गई, ये सीमा निर्धारित हो गई, आपकी ये सीमा निर्धारित हो गई, आपकी ये सीमा निर्धारित हो गई, आपकी ये सीमा निर्धारित हो गई, तो कोई भी इनकी सीमा में अब प्रवेश नहीं करेगा। वेस्टफेलिया की संधि के बारे में ये बात हो गई। अब आइए आगे देखते हैं कि क्या बात है। आगे बात है राज्य के बारे में। अब हम राज्य के बारे में समझते हैं। अभी तक हम राज्य का जो बैकग्राउंड था उसको सीख रहे थे। तो राज्य का जो अब स्वरूप देखा जा रहा है, राज्य को परिभाषित करने की कोशिश की जा रही है। तो राज्य क्या है कि राज्य एक राजनीतिक संघ है।
राज्य को परिभाषित किया जा रहा है कि राज्य एक राजनीतिक संघ है, और दूसरी बात उसकी एक परिभाषित भौगोलिक सीमा होती है। परिभाषित भौगोलिक सीमा का मतलब यह हुआ कि जैसे कि कहा जाता है कि जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि। तो जो शायर हैं वो सब कहते हैं कि यह जो है यह केवल मानव के लिए है, सीमाओं के लिए केवल मनुष्य लड़ते हैं, सीमाओं के लिए केवल मनुष्य लड़ते हैं और कोई नहीं लड़ता। जैसे कि एक शायर का ही शायरी टाइप की कही जाती है कि पंछी नदियां पवन के झोंके, सरहद इन्हें न रोके। पंछी नदियां पवन के झोंके, सरहद इन्हें न रोके। तो ये जो सरहद होती हैं, सरहद वही सीमा पार वाला सिस्टम, तो ये चीजें जो है केवल मनुष्य के लिए होती हैं। देखिए एक शायर ने किस तरीके से, एक कवि ने किस तरीके से इसको परिभाषित कर दिया है। तो ये चीज समझ लिए। अब इसके बाद में जो राज्य के लिए यहाँ पर एक कोड टाइप का बना के रखा गया है कि राज्य के लिए 4 प्रमुख तत्व होना अनिवार्य है। पहला हो गया भूभाग। भूभाग भी समझ लिए कि एक निश्चित एरिया होना चाहिए और वहां पर जनसंख्या और वहां पर एक सरकार होनी चाहिए जिसके द्वारा शासन की प्रक्रियाएं चलाई जाएं, और संप्रभुता का भी गुण वहां विद्यमान होना चाहिए, जिससे कि सब संतुलन स्थापित हो और किसी भी बाहरी राष्ट्र का, देश का वहां पर हस्तक्षेप ना हो। तो जैसे भूभाग हम समझ लिए। जनसंख्या जो हो, जनसंख्या के बारे में थोड़ी सी चर्चा की जाए। जनसंख्या जो हुआ निश्चित जनसंख्या के रूप में हो, वह प्रवासी या आप वैध रूप से घुसे लोगों की ना हो, निश्चित जनसंख्या हो। जैसे कि कहा जाता है कि यहाँ पर भी एक शायर के रूप में चीजों को परिभाषित किया गया है कि परिंदे भी नहीं रहते पराए आसियानों में, हमारी उम्र गुजरी है किराए के मकानों में। तो जैसे अभी आप किसी दूसरे देश में चले जाएं, अमेरिका में चले जाएं, जैसे हमारे बहुत से भाई बंधु यूएसए में या यूके में या फिर सऊदी अरब या फिर दुबई, यहाँ सब ये सब जो देश हैं यहाँ पर जाके अपना कमाते हैं, मतलब जीवन यापन एक तरीके से कर रहे हैं। तो लेकिन जब उन्हें कभी अगर मान लीजिए जिस देश में रह रहे हैं वहाँ के लोग, वहाँ की जो सरकार है वो जब चाहे उनको निकाल सकती है, तब उनको अपने राष्ट्र में ही आना ही पड़ेगा। जैसे भारत में बहुत से लोग रह रहे हैं तो भारत अगर चाहे भारत सरकार तो उनको निकाल सकती है। तो ये चीज समझ लिया। सरकार के बारे में आप जान ही रहे हैं कि जिसके द्वारा शासन किया जाएगा राज्य के अंदर। और संप्रभुता का ये अर्थ जो है, संप्रभुता का अर्थ यहाँ पर इस रूप में लीजिए, यहाँ पर जो राज्य है, राज्य के भीतर किसी का भी हस्तक्षेप नहीं होगा। वहाँ जो सरकार है उसके द्वारा अपने निवासियों पर जो नियम कानून लगाए जाएंगे वही सर्वमान्य होंगे। तो राज्य के बारे में यहाँ तक की घटना हम समझ लिए। अब आगे देखते हैं कि क्या बात है। आगे है राष्ट्र। राष्ट्र के बारे में हमें सीखना है। तो राष्ट्र जो है, राष्ट्र एक अमूर्त संकल्पना। मूर्त और अमूर्त दो बातें होती हैं। मैं समझाने के लिए आपको इस तरीके से बता रहा हूँ। जैसे मूर्त को क्या ले लीजिए आप, मूर्त को मूर्ति के रूप में ले लीजिए जिसे आप देख सकते हैं, समझने के लिए देखें। और जो अमूर्त हो जाए, जिसे हम देख नहीं सकते, उसको अमूर्त ले लीजिए। ये कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, ये एक ट्रिक है कि याद रहे मूर्त क्या है, अमूर्त क्या है। और दूसरा, यह एक समुदाय है। राष्ट्र को क्या कहा जा रहा है, यह एक समुदाय है। और तीसरी बात, एक होने की भावना जब आ जाए तब वह राष्ट्रीयता को प्रदर्शित करती है। एक होने की भावना राष्ट्रीयता को प्रदर्शित करती है। और राष्ट्र जो है वह हम की भावना है, बी, इसीलिए राष्ट्र को हम बी से प्रेजेंट करते हैं। जैसे कि अब प्रस्तावना में चर्चा की जाएगी कि हम भारत के लोग, वहां पर लिखा गया है हम भारत के लोग। तो यहाँ पर हम क्या क्या देख चुके, सबसे पहले देख चुके हम, यह एक समुदाय है, एक होने की भावना है, और राष्ट्र जो है एक होने की भावना है और हम को प्रदर्शित करती है। मैं या तुम जैसी संकल्पनाएं राष्ट्र में निहित नहीं होती। और इसके बाद एक प्रश्न है कि राष्ट्र शब्द कहाँ कहाँ आया है। पहला नागरिकता विकल्प, दूसरा मूल अधिकार, तीसरी प्रस्तावना, चौथा मूल कर्तव्य। और इसके बाद यहाँ पर जो कूट दिया जा रहा है, ध्यान से देखिएगा। कूट के रूप में क्या दिया जा रहा है, केवल एक या केवल तीन। तीसरे नंबर पर विकल्प दिया जा रहा है 3 और 4, और लास्ट विकल्प है 2 + 3। तो इसका उत्तर जो है कमेंट बॉक्स में दीजिए, और इसका राइट आंसर आपको मैं अपने इंस्टाग्राम पेज पर दे दूंगा।
इसलिए वहां पर भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। वहां पर आप सर्च कर लीजिएगा एक्सेल एकेडमी बाय शुभम सर, बाय शुभम सर, इस नाम से आप सर्च करेंगे तो वहां पर मिल जाएगा। तो यहाँ पर हम राष्ट्र को देख लिए, राष्ट्र के बारे में सब चीजें सीख लिया। यह अमूर्त संकल्पना है, या समुदाय है, एक होने की भावना है। राष्ट्र हमको प्रदर्शित, बी हमको प्रदर्शित करता है। अब आगे देखते हैं। अब आगे जो है कि एक तीन महत्वपूर्ण शब्दों के बारे में चर्चा की गई है, राज्य के बारे में, देश के बारे में और राष्ट्र के बारे में। जैसे कि राष्ट्र के बारे में हम चर्चा कर ही रहे थे, तो एक बात और यहाँ पर जोड़ देता हूँ। ये एक बुक है इंडिया आफ्टर गांधी, वो इंडिया आफ्टर गांधी जिसके लेखक हैं रामचंद्र गुहा जी। तो उन्होंने क्या कहा कि भारत जो है वो एक अस्वाभाविक राष्ट्र है। इन्होंने अस्वाभाविक राष्ट्र के रूप में परिभाषित किया। और अंग्रेजों में एक अंग्रेज थे स्ट्रेची, इन्होंने क्या कहा कि भारत जो है वो एक देश है। इन्होंने देश के रूप में और इन्होंने अस्वाभाविक राष्ट्र के रूप में परिभाषित किया। हमें ज्यादा डीप में नहीं जाने की जरूरत है, बस अपने काम भर की जानकारी को ग्रहण करना है। राज्य, तो राज्य बताया जा रहा है कि यह एक राजनीतिक अवधारणा है। राज्य जो है वह एक राजनीतिक अवधारणा है, जैसे कि आप देख लिए। और यहाँ पर जो रोचक मोड़ है वो यही है कि देश जो है, देश एक भौगोलिक अवधारणा है। इसको ध्यान से समझ लीजिए। कई बार देश और राज्य में बहुत कंफ्यूजन होता है। जैसे कहा जा रहा है कि जैसे जलवायु होती है और मौसम होता है, आप समझ रहे हैं, उसी प्रकार से देश होते हैं, महादेश होते हैं, प्रदेश होते हैं, महादेश होते हैं और देश होते हैं। तो देश जो है वह एक भौगोलिक अवधारणा है। अभी इसको उदाहरण से भी समझते हैं। और इसके बाद जो तीसरा महत्वपूर्ण शब्द है वह है राष्ट्र। राष्ट्र जो है वह एक सांस्कृतिक अवधारणा है। सांस्कृतिक का क्या अर्थ हुआ? जो प्रकृति से भिन्न है उसे हम सांस्कृतिक कहते हैं। जो प्रकृति से भिन्न है उसे हम सांस्कृतिक कहते हैं। जैसे कि अगर इसका उदाहरण लिया जाए, देखिए इसीलिए मैं उदाहरण भी लेके रखता हूँ जिससे आसानी से आपको समझा सकूं। तो उदाहरण क्या है? जंगल जो है वह प्राकृतिक है। जंगल को क्या कह सकते हैं हम? प्राकृतिक। और वहीं पर जो पार्क है वह क्या है? सांस्कृतिक। तो जंगल प्राकृतिक और उसको बदल दिया गया किसमें? पार्क में, तब वह सांस्कृतिक हो गया। अब यहाँ पर एक विद्वान थे जिनका नाम था टाइलर। उन्होंने क्या कहा? संस्कृत जो होती है वह सीखा गया व्यवहार होता है। संस्कृत जो होती है वो एक सीखा गया व्यवहार होता है। जैसे कि जो मुझे अपने माता पिता से मिला वह प्राकृतिक तौर पर मिला, मतलब बायोलॉजिकल ट्रांसफर जो हुआ वह क्या हुआ? वह प्राकृतिक रूप से हुआ। लेकिन उन्होंने जो मुझे सिखाया वह क्या है? वह सांस्कृतिक है। जो मुझे प्राकृतिक रूप से मिला माता पिता से बायोलॉजिकल ट्रांसफर के द्वारा, उसे हम किसकी श्रेणी में रखते हैं? प्रकृति के श्रेणी में। लेकिन उन्हें जो आचार व्यवहार, उठना बैठना, तौर तरीका, ये सब जो सिखाया वह किसके अंतर्गत आता है? वह संस्कृत के अंतर्गत आता है। आशा करता हूँ ये बात आपको भली भांति समझ में आई होगी। तो यहाँ तक हम सब कुछ देख लिए। क्या क्या देख लिए हम? राज्य देख लिए, देश देख लिए, राष्ट्र देख लिए। अब इसके बाद में जो हमें देखना है वो क्या है? अब जैसे कि अब इसके बाद जो अगला लेक्चर होगा वो होगा राज्य व्यवस्था से लेकर। तो अभी तक इसलिए मैंने राज्य व्यवस्था नहीं पढ़ाया था, लेकिन इसको एक बार हम थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं और एक उदाहरण के रूप में इसको हम थोड़ा सा समझते हैं। आशा करता हूँ आप ये चीजें बहुत भली भांति समझ पाए होंगे कि राज्य के बारे में, देश के बारे में और राष्ट्र के बारे में। इसीलिए जब अंतर वाला सिस्टम होता है, 3 लाइनों में जब चीजों को परिभाषित करना होता है, तब थोड़ा सा आसानी होती है समझने और समझाने में। तो जैसे कि राज्य के बारे में क्या बात है कि राज्य, जैसे कि आप देखें, ये जो देश वाली बात है, अगर आप अपना जो पंजाब है, अपना पंजाब और जो पाकिस्तान का पंजाब है, पी लिख देता हूं मैं, पाकिस्तान का पंजाब है, वहां पर देखेंगे कि जो थोड़ा सा बोली की शैली है और जो है खान पान या जलवायु, वहां पर क्या इन दोनों जगहों पर, यहाँ पर पश्चिमी अपने पंजाब और पाकिस्तानी पंजाब, यहाँ पर जो है जलवायु, गौर कीजिएगा, जलवायु, मौसम और वहां पर भाषा बोली
और इसके साथ साथ पहनावा या फिर उसके साथ क्या कह सकते हैं हम, खान पान, जलपान, ये सब में क्या है, समानता दिखाई देगी। ये किस चीज से जुड़ गया, ये जुड़ गया देश से, ये जुड़ गया देश से। लेकिन अगर वहीं राज्य की बात की जाए इसी उदाहरण को लेकर, तो राज्य वहां पर हो सकता है कि सैन्य कार्यवाही के द्वारा राज्य संचालित हो रहा हो या किसी और तरीके से। तो राज्य जो है कि जैसे भारत क्या है कि भारत एक लोकतंत्रात्मक गणराज्य है, लोकतंत्रात्मक, पंथ निरपेक्ष, समाजवादी, ऐसे गुण को विद्यमान है। और हो सकता है कि वहां पर सैन्य कार्यवाही के द्वारा राज्य का संचालन किया जा रहा हो। और इसके बाद तीसरा जो उदाहरण है राष्ट्र के बारे में, तो राष्ट्र के बारे में क्या है कि वो एक अलग राष्ट्र होगा और ये भारत एक अलग राष्ट्र होगा। इसे आप समझ ही रहे हैं। जो बारीकी से समझना था वो देश और राज्य के बारे में समझना था। तो आशा करता हूँ ये लेक्चर आपको बहुत पसंद आया होगा और जो ये कंफ्यूजन होता है कि ये क्या है उसको आप भली भांति समझ पाए होंगे। तो आज के लिए इतना ही, अब मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। और जाते जाते एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें। और जो आपने हमें इतना समय दिया उसके लिए हम आपका आभार व्यक्त करते हैं। धन्यवाद।